सो गाइज वेलकम बैक। अभी मैं साहिल भाई को लेके आया हूँ। यूजुअली जो स्टूडेंट्स लाइक 2020 2021 में आए होंगे वो भाई को जानते ही होंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। सो मेन आज की जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि भाई ने 5 साल में 2 घर कैसे परचेस कर लिए। यूजुअली लोग अभी आते हैं एंड वो सोचते हैं कि भाई कैसे घर हो पाएंगे, लाइक एक घर भी कैसे हो पाएगा इतने सालों के अंदर। एंड भाई ने पढ़ाई की, फुल टाइम वर्क चालू किया, और उसके बाद उन्होंने लाइक विद इन 3-3.5 साल के अंदर अंदर ही 2 घर लिए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच जय फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। मैं जनवरी 2019 में आया था यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में। मैंने मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक परस्यू की। उसके बाद कोविड के दौरान मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब थी, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा CRS में ड्रॉ आ गया। PR अप्लाई की, फिर PR, फिर आई मूव टू सारनिया क्योंकि पहला घर वहाँ था। फिर आई मूव बैक टू वाटरलू क्योंकि दूसरा वहाँ था। दैट्स प्रीटी मच इट। इतनी मतलब शॉर्ट में भाई ने शॉर्ट में बता दिया अपना पूरा। सो मेन तो मैं क्यों फॉलो करता हूँ भाई को, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में जाने वाला था एंड भाई ऑलरेडी विंडसर में थे एंड आई थिंक ही वाज द टॉप यूट्यूबर वो टाइम पे विंडसर के अंदर। सो सारे ही बंदे फॉलो करते थे वो टाइम पे उनको। सो सबसे पहले भाई जब आप आए थे तो विंडसर क्यों सेलेक्ट किया आपने? मैंने विंडसर नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने पढ़ना क्या है वो सिलेक्ट किया था। नाइस। तो उस वक्त मास्टर्स के लिए मैंने 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर था। पर मैंने सोचा यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर 16 मंथ का है, 2 साल का प्रोग्राम कंसीडर हो जाएगा, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो उस टाइम ये थे रूल्स, अब तो वो भी चेंज हो गए काफ़ी। तो सब बदल गया है। हाँ, तो बस क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो ना, तो पढ़ने आने के लिए क्या पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद आप ऑब्वियसली मूव कर ही सकते हो। ये कोई ऐसी कंट्री तो है नहीं कि आप जहाँ पढ़े हो वहीं पे रहना है, ऐसा तो नहीं है ना। सो आप आए थे कौन से कोर्स के अंदर? मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, मेडिकल के अंदर आए थे एंड देन आपने पढ़ाई करना जैसी आपकी कंप्लीट हुई, हाँ जी, तो आपने फिर चेंज कोर्स स्विच किया, राइट? हाँ मैंने, हाँ तो वो भी एक स्टोरी है मैंने शेयर की हुई है कि जब MMB कर रहा था मैं, तो उस वक्त जो भी नेटवर्किंग की लिंक्डइन पे, जो जॉब शॉर्टलिस्ट की, जो कंपनी शॉर्टलिस्ट की, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोविड के दौरान उन्हीं कंपनीज में ले ऑफ शुरू हो गए थे। क्योंकि वो सारी फार्मा कंपनीज थी, हेल्थ ओरिएंटेड कंपनीज थी। थोड़ी देर के लिए सारे हिल गए थे ना, कोविड किसी को पता नहीं था तब क्या था। तो हर कंपनी में ले ऑफ हो गए। तो आई हैड टू चेंज माय करियर ट्रैजेक्टरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब IT कंपनीज को काफ़ी बूम मिल रहा था, उनको काफ़ी फंडिंग मिल रही थी। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन टेक। मतलब स्टार्टिंग में वो टेक सेल्स अकाउंट मैनेजमेंट की जॉब थी। और तब था कि मैनेजरियल जॉब मिल रही थी, पैसे भी ज़्यादा थे। मेडिकल में जो मुझे ऑफर मिला था वो एंट्री लेवल जॉब का था, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो होता है ना कि जब PR भी हो एक एजेंडा में, तो आपको मैनेजरियल जॉब की तरफ भी जाना पड़ता है, थोड़े पैसे भी ज़्यादा आपको अर्न करने हैं। तो आई मूव्ड टू टेक एट दैट टाइम क्योंकि ईजी चॉइस थी। सो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा स्विच करना चाहता है जैसे आपने किया, तो वो किस तरीके का रहेगा उसका प्रोसेस? अब जैसे मैं भी गया हूँ मेडिकल से टेक में, पर मैं कोडिंग करने नहीं गया था, राइट। मैं कोई आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो, राइट। मैं बड़ी बड़ी मशीन्स ठीक करने नहीं वहाँ पे गया था क्योंकि वो पढ़ाई मैंने पढ़ी नहीं थी, वो कैपेबिलिटी थी नहीं मेरे में, राइट। मैं मेडिकल, बायोटेक, रिसर्च ये सब कर रहा था। तो मैं टेक में अगर जाना चाह रहा हूँ तो मैं किस बेस पे जाऊँगा? तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स होंगे, राइट। आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखो, आप कम्युनिकेशन देखो, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स देखो। तो उन्हीं का जो एक अमेलगमेशन है, मेरे ख्याल से वो सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी हद तक सही बैठती है। सो अगर आपके अंदर ऐसी स्किल्स है गाइस, तो आप भाई ने जो लिया उस तरीके के कोर्सेज में भी आप जा सकते हो। IT का मतलब ये नहीं है कि खाली कोडिंग करना होता है। हाँ, सो बहुत सारी होती हैं। अब जैसे कोडिंग और हार्ड स्किल्स वाली एक हो गई, राइट। लेकिन हर कंपनी को, चाहे वो मेडिकल की है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे टेक, चाहे सॉफ्टवेयर, उनको सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेवल की छोटी मोटी जॉब कहीं पे आराम से मिल सकती है, एंट्री लेवल। उसके कितना पैकेज रहता है भाई एंट्री लेवल का? डिपेंडिंग कि आप किस लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो या कैसे इंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, अपने इंटरव्यूअर को। तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 50 एंड अप टू 70। ये एंट्री लेवल बेस सैलरी होती है। अकाउंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट, कोई भी एंट्री लेवल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, प्लस आपकी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, प्लस आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल रिलेशनशिप्स, तीनों को मिला दो तो आप किसी भी रोल में जा सकते हो। एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। सो ये था भाई का, लाइक पढ़ाई क्या की उन्होंने, फिर वर्क परमिट पे उन्होंने कोर्स चेंज, मतलब फुल टाइम पे उन्होंने कोर्स चेंज कर दिया। एंड उसके बाद भाई मेन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 5 साल में 2 घर लिए कैसे? मैंने 5 साल में 2 घर, देखो इसमें बहुत सारे मैंने नहीं लिए, ये मॉर्गेजेस है, राइट। मेरे सिर पे भी मॉर्गेजेस है, बैंक के घर है। मैंने 25 साल भी, एक ये पर्सपेक्टिव है। अगर आप उस पर्सपेक्टिव को पहले समझो तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने घर कैसे लिए, इट्स अबाउट कि आपको मॉर्गेज कैसे मिली। या मॉर्गेज कैसे मिली, ठीक है ना। टेक्निकली इट्स ऑल कनाडा सारा मॉर्गेज, सारे जो घर हैं ये एक्चुअली मॉर्गेजेस हैं।
राइट। अब मॉर्गेज लेने के लिए फिर आपको मॉर्गेज की एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सपोज आपने कहीं किसी शहर में 400,000 का 500,000 का घर लेना है, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट्स, डिपेंडिंग अपॉन एलिजिबिलिटी, बहुत सारी ना टेक्निकल डिटेल्स होती हैं फाइनेंस रिलेटेड, जैसे TDS रेशो, GDS रेशो, राइट। तो वो कैलकुलेट करने पे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप उस एरिया में आते हो, उस सही रेशोज में आते हो, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट की मॉर्गेज मिल सकती है। ओके, राइट। एज्यूम करते हैं कि आपकी चलो 100,000 सैलरी है, ठीक है, सारी मतलब बेस सैलरी आपकी 100,000 है, आपको लगा लो भी 350 या 400,000 तक की आपको मॉर्गेज मिल सकती है। ओके, 10% आपके पास डाउन पेमेंट है 40,000, तो 4.5 लाख तक का आप घर ले सकते हो, एज्यूम करते हैं। बाकी ये जो मॉर्गेज क्वालिफिकेशन है बहुत सारे फैक्टर्स पे, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीज़। ओके। सो अभी भाई फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो अभी पास आउट होने वाला है, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स, हाँ जी, एंड उसकी चलो मान लेते हैं बहुत हाई पेइंग भी नहीं लगी, हाँ जी, 50-60,000 डॉलर की लग गई, हाँ जी, ठीक है, उतनी की तो आई अज्यूम लगी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उतने की लगी तो उतने में वो बंदा कितने का घर का सपने देख सकता है वो? जस्ट डिस्क्लेमर कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत सारे, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा था, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब आजकल जैसा लोग कह रहे हैं, ठीक है, 60,000 को आप इंटू 4 कर लो, तो आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उतनी का आपको मॉर्गेज मिल सकती है। ओके, राइट। तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 240,000, मतलब इतनी का आप लगा लो अंदाजा, अगेन डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट 240 लगा, ठीक है। उसके बाद सपोज आप हर महीने ये कैलकुलेशंस मैंने शायद की हैं, FHSA में अगर आप पैसे डालते हो 8,000 तो आपको थोड़ा टैक्स रिफंड भी आता है, राइट। और अगर आपके लिविंग एक्सपेंसेस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं है, 2,000 आप पर मंथ सपोज अगर आप बचा रहे हो, राइट, तो 24,000 आपकी ये सेविंग हो गई 3 सालों की, और थोड़े से आपके पैसे FHSA RRSP इन अकाउंट्स में भी पड़े हों, तो अगर आप सारे टूल्स का अच्छे से यूज़ करो तो आई थिंक आपके पास $60,000 डाउन पेमेंट सेव हो सकती है, राइट, विच इज़ 20% ऑफ 300,000, राइट। तो मतलब आपके पास 3 लाख के घर के लिए आपकी मॉर्गेज कैपेसिटी भी 240 तक की आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। 2-3 सालों में अगर आप 2,000 पर मंथ सेव कर रहे हो और FHSA में पैसे डाल रहे हो, तो इमरजेंसी फंड थोड़े पैसे साइड पे रख के भी आपके पास 60,000 बच जाएंगे, तो 3 लाख तक का आप घर ले सकते हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली ओंटारियो के, सदर्न ओंटारियो के बहुत सारे शहरों में पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मूव करना पड़ेगा। अगर आप ओंटारियो में रहना चाहते हो तो सार्निया, विंडसर, ये कुछ शहर हैं, ऊपर सडबरी, नॉर्थ बे, ऐसे शहर हैं, राइट। एडमंटन, रेजिना, सस्केटून में काफ़ी हद तक घर इस प्राइस पे मिल जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लोकेशन क्या है और वहाँ पे घरों के प्राइस क्या हैं। तो जैसा आपने कहा कि $60,000 की अगर सैलरी है और अगर आप सेविंग माइंडसेट से बहुत सारे पैसे बचा रहे हो, तो 3 साल के अंदर अंदर आप इतने तक का घर ले सकते हो। मतलब आपको पैसे से फॉर एग्जांपल उसने लाइक अभी चलो आपने 2,40,000 का घर ले सकता है वो आदमी, ठीक है, और उसने कितना डाउन पेमेंट उसको रेडी करना 3 पड़ेगा? लाख का घर है, 60,000 डाउन पेमेंट विच इज 20%, ओके, बाकी 240 की मॉर्गेज मिल जाएगी। ओके, ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली। ये मोटा मोटा आइडिया देने के लिए भी, हाँ, ऐसे ऐसे इट वर्क्स लाइक दिस इन कनाडा। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो RRSP एंड TFSA के अंदर पैसा डाल सकते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं? हाँ हाँ, FHSA, TFSA, RRSP, मतलब FHSA में तो डालो ही डालो, 8,000 FHSA में तो डालो ही। साल का लिमिट होता है, हाँ, जो भाई बोल रहे हैं। 8,000 लिमिट है उसकी, तो जितने भी आपके पास सेविंग है उतने डाल दो, राइट। 8,000 मैक्सिमम है। जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो तब तो 8,000 डाल ही दो, आपको टैक्स रिफंड ही बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो FHSA एंड RRSP जैसे भाई ने कहा कि उसमें आप पैसे डाल सकते हो गाइस, तो जितना आपका जाता है ना, अभी FHSA में 8,000 है और RRSP का मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन रहता है। सो वो जितना है उतना आपका टैक्स बच जाएगा, राइट। तो वो जो टैक्स रिफंड आएगा आपको, वो भी आपकी सेविंग हो गई। सेविंग हो गई, ठीक है। तो ये सब तरीके आप कर सकते हो जब पढ़ाई कर रहे हो। ये एक मिस्टेक थी जो मैंने नहीं करी थी, पढ़ाई करते करते FHSA में मैंने पैसे नहीं डाले थे। FHSA अगर आप तब से ही शुरू कर दोगे वो भी अच्छी बात है। उसके बाद जब आप एक्चुअली हाई इनकम पे जाते हो, जब आपकी 60, 70, 80, 90 हज़ार पर ईयर वाली इनकम है, जब आप एक्चुअली हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो, तब इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है RRSP और FHSA दोनों का। RRSP से जब आप पहले घर के लिए पैसे निकालते हो, वो आपको डाउन द लाइन वापस RRSP में डालने पड़ते हैं। ओके, FHSA में डालने भी नहीं पड़ते। FHSA में बस टैक्स बचाया और निकाल दिया। सो ये 2 वेज थे जिसके थ्रू आप लोग लाइक टैक्स रिफंड ले सकते हो एंड सेविंग्स अपनी थोड़ी बढ़ा सकते हो। बाकी और कुछ भाई आप जो करते थे ऐसा कुछ बताना चाहते हो? तो ये मेरे मल्टीपल 3-4 इनकम सोर्सेज थे जिससे इनकम अच्छी थी, और सेविंग मैंने अपनी, मतलब खर्चे मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाए थे। कार भी ये वाली भी मैंने तब ली थी जब फैमिली ने आना था, नहीं तो मैंने वही चलानी थी अभी 3500 वाली। जो पहला घर लिया, हाँ, वो कहाँ पे लिया था? सारनिया में। सारनिया में लिया था। सेम यही सिचुएशन थी तब, क्योंकि यहाँ GTA, तब मैंने मार्केट के पीक पे लिया था जब बहुत महंगे थे घर, तो मैंने बहुत गलतियां की हैं तब। पहला घर जो मैंने लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो बहुत कोई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ है, बट उस डिसीजन के कारण मैंने जो दूसरा घर लिया वो मेरा बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ है। क्योंकि मैंने सीखा बड़ा कुछ कि हाँ अच्छा ये वाले शहर, मतलब फॉर्चुनेटली मैंने कम से कम इतनी अकल थी मुझे तब के कैश फ्लो पे ध्यान देता था मैंने ऐसा कोई घर नहीं लिया जिससे अगर मैं निकलूं कल को तो वो मेरे पे बोझ बने।
मतलब सारनी वाला जो घर है, मैंने सारनी लिया ही इसलिए था क्योंकि सदर्न ओंटारियो का वन ऑफ द हाईएस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव सिटी है वो। ओके। रेंट्स आपको ब्रैम्पटन जितने मिलेंगे, घरों के प्राइसेस 1/3 है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आई न्यू कि अगर मैं जितने का घर ले रहा हूँ, जितना भी उसकी मॉर्गेज है या पेमेंट जा रही है, कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गए तब भी जितनी मॉर्गेज पेमेंट होएगी, जितने खर्चे होंगे वो सारे रेंट से निकल जाएंगे। सिर्फ इतना ही पता था मेरे को तब, और उस बेस पे मैंने सारनी में घर लिया था। और फिर भी वो डिसीजन अभी तक बढ़िया मैनेज हो रहा है। वो अभी भी घर मेरी पॉकेट से उसमें कोई पैसे नहीं जाते। सो आप जो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लेते, तो इन्फॉर्मेशन लेते कहाँ से? घर के बारे में या कोई भी नॉर्मल? बहुत सारे गूगल है, यूट्यूब है, जो हमसे पहले लोग सेटल हुए हैं यूएस में, कनाडा में। देखो प्रिंसिपल्स तो सेम है ना। जितने भी लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है वो प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हुए, चाहे उन्होंने 10 साल पहले किया, 100 साल पहले या अब किया, प्रिंसिपल्स वही हैं, गाइडलाइंस वही हैं। तो जहाँ से भी आपको सीखने को मिलता है वो सीखो, जो चीज़ें आप पे अप्लाई हो सकती हैं वो अप्लाई करो और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो। दैट्स हाउ इट वर्क। सो एक लिया आपने सारनिया में, देन उसको रखते हुए ही दूसरा लिया था, राइट आपने? हाँ, तो आई मूव टू अनदर कंपनी जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ और वो अब एक्स्ट्रा इनकम आ गई मेरे पास। अब एक्स्ट्रा इनकम आ गई मतलब मैं और ज्यादा मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो वो एक्स्ट्रा मॉर्गेज अमाउंट प्लस पिछला घर मैंने रेंट आउट कर दिया और उसकी जो रेंटल इनकम थी वो भी मेरी इनकम में ऐड हो गई। तो फिर से मैं एक घर के लिए अब क्वालिफाई कर सकता था। तो दूसरा कहाँ लिया था भाई? वाटरलू के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बिल्कुल साथ वाली गली में। लो बताओ। सो वहाँ पे तो आपको स्टूडेंट्स भी मिल जाते होंगे कैश फ्लो, वही जो एक प्रिंसिपल, द वन प्रिंसिपल आई स्टिक टू इज कैश फ्लो, राइट? कि कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप पे बोझ नहीं बननी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल भाई, कोई एक पर्सन है, चलो आपकी तो शुरू में ही अच्छी खासी जॉब लग गई थी, हाँ जी, ठीक है, अभी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लगी नहीं है, हाँ जी, तो वो सेविंग किस तरीके से करे? मतलब उसको कैसे, वो आप भी स्टूडेंट ही थे राइट? हाँ जी, ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एक स्टूडेंट जब घर खरीदता है और दूसरा कोई बंदा बोलता है उसमें फर्क होता है। हाँ जी। तो आप जब सोच रहे थे तो आपने क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखे थे जब आप वर्क, या पहले से प्लान था? सेविंग्स करने के दो ही तरीके हैं, वो भी कोई ऐसा मैं कोई अलग आइडिया नहीं दूंगा, या इनकम बढ़ा लो या खर्चे कम कर लो। अग्री, राइट? तो यही है, राइट। हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको फोर्स करना पड़े अपने आप को सेविंग के लिए, राइट? अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा है तो आप कितनी देर अपने आप को फोर्स कर लोगे? ज्यादा देर तक, ठीक है ना। अगर आप, तो आप अपने आप को पुश करके सेविंग नहीं कर सकते। वो आप जैसे हो, आपकी सेविंग नेचुरली हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको खुद को ही थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। अग्री, अग्री। स्टूडियो में कैसे पैसा सेव करते थे जब पढ़ाई कर रहे थे? पार्ट टाइम जॉब थी आपके पास? मेरे पास 3 पार्ट टाइम जॉब्स थी। मेरे पास एक ऑफ कैंपस थी क्योंकि वहाँ पे 20 घंटे मेरे पूरे हो जाते थे। दो मेरे पास ऑन कैंपस जॉब्स थी। एक इवेंट असिस्टेंट की जॉब थी, जितने भी इवेंट्स होते थे, जो बुक स्टोर था यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का नीचे ना। ओके, हाँ, वहाँ पे मैं कैशियर था। तो वो बढ़िया थी, वो मेरा बड़ा दिल लगा था वहाँ पे। स्टाफ के साथ भी बड़ी वाकफियत अच्छी हो गई थी। मतलब तो आई थिंक स्टडी परमिट पे भी आपने अच्छा खासा पैसा लाइक सेव तो किया होगा। बता देता हूँ, थी मतलब अराउंड $2500 पर मंथ मैं एज अ स्टूडेंट इजीली मेरा आ रहा था। 25 विंडसर में गाइस। हाँ। तो विंडसर में अगर आप इतना कमा रहे हो तो कई अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। तो जब आपकी इनकम कम है तब खर्चे आपके ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे विंडसर में मेरी $2500 एज अ स्टूडेंट इनकम थी, ठीक है, तो खर्चे मेरे $600-700 मैक्स थे। अगर मैं बाहर भी बहुत खर्च कर लूँ तो $600-700 से ज़्यादा खर्च नहीं होते थे। खर्चे मेरे बड़े ही तब जब मेरी सैलरी एक कंसिडरेबली एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई। फिर मैंने अपार्टमेंट भी ले लिया, ठीक है, जब फैमिली ने आना था तो अपना अपार्टमेंट ले लिया था। जब थोड़ी और बढ़ गई, मॉर्गेज लेने लायक हो गए तो घर भी ले लिया। खर्चे बढ़ाओ, अच्छी जगहों पर बढ़ाओ, रहने सहने में बढ़ाओ, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पर लोन लेके नहीं। जो लाइक 6-7 ईयर से यहाँ पे आ रखे, लाइक 2017-18 में, अभी तक उनके पास एक घर नहीं है। एंड भाई जैसे लोग लाइक 2019 में आ रखे हैं और 20 के इर्द गिर्द, 19-20 के बीच में, सो वो लोगों ने 2-2 घर ले लिए हैं। सो मेन वीडियो इस पर्पस ये था कि उनकी माइंडसेट किस तरीके का है चीज़ों को लेके, सो दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आई नो बहुत लोग नीचे कमेंट करेंगे कि यार जब ये आए थे तब तो जॉब थे, अब जॉब है नहीं। ये देखो चलो मैं एग्री भी कर दूंगा इस चीज़ से, ठीक है, मैं ये निगलेक्ट नहीं करूंगा कि हाँ अब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो गई है, पर ये कंप्लेंट ये 50, 60, 100 सालों से यही कंप्लेंट्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्ड हो गया, बस दैट्स इट। बट फिर भी एफर्ट मारोगे तो यार मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इतना, ठीक है। तो फिर आपने, चलो स्टूडेंट लाइफ में एज्यूम कि अच्छा खासा सेविंग हुआ होगा, ठीक है, फिर पढ़ाई कंप्लीट हुई एंड देन आप आई थिंक मूव हुए थे सारनिया के किचनर वाटरलू। अच्छा, पहले किचनर वाटरलू के? मेरी क्योंकि फुल टाइम जॉब मेरी यहाँ थी ना किचनर में। जिस कंपनी में मैं आया था उसका हेडक्वार्टर किचनर में था। तो मेरे को था अभी विंडसर से निकल नहीं है, क्योंकि तब एज भी वैसी थी, बंदा कहता है एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, थोड़े और शहर भी देख लें। विंडसर ठीक है, नो डाउट बहुत सुंदर है, हम दोनों का बड़ा दिल करता है विंडसर वापस जाने के लिए, बट एक्सपोजर चाहिए था तो आ गए वहाँ से। किचनर में हेडक्वार्टर था ऑफिस का, तो यहाँ पे मूव हो गए। वाटरलू में मेरा पहला अपार्टमेंट लिया था क्योंकि तब फैमिली ने भी आना था। और ये भी अपार्टमेंट मैंने इसलिए नहीं लिया था कि हाँ जी अब फुल टाइम जॉब लगी है, अब 2-2-2500-3000 के अपार्टमेंट लेंगे। तब मेरा अपार्टमेंट बहुत सस्ता था कोविड के टाइम पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, विल्फ्रेड लॉरियर, कॉनेस्टेगो कॉलेज सारे ऑनलाइन हो गए थे। बच्चे सारे वाटरलू से चले गए थे, नए बच्चे आ नहीं रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, सारी खाली पड़ी थी। मुझे पहले तो डील बहुत अच्छी मिली,
और ऊपर से 3-4 महीने मेरे को उन्होंने पहले ऑफ दे दिए थे 1 साल की लीज पे कि 3 महीने पे ही मत करो। तो उन्होंने एवरेज लगा लो भी, जो एक रूम मेरे को $600-700 का मिलना था, थोड़े से और पैसे डाल के मतलब 1200-1300 इंक्लूडिंग कार पार्किंग भी, चलो 1400 में मेरा अपार्टमेंट बन गया था। नाइस। तो इसीलिए लिया था मैंने। मैं कहा ये तो अच्छी चीज़ है। फिर थोड़े अगर इनकम भगवान की दया से बढ़ गई है थोड़ी सी, तो थोड़े और $500 डाल के अच्छा अपार्टमेंट ले लेते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्ड। अगर तब 2500-3000 के होते शायद तब मैं ना लेता फिर। एग्री। बट ठीक है, अगर बजट के हिसाब से, आपकी प्लानिंग के हिसाब से सारा कुछ ठीक बैठ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम यू आर अर्निंग, डिपेंडिंग अपॉन विच सिटी यू आर इन, आप ये अपग्रेड्स कर सकते हो। बट लो वहीं जहाँ पे आप पे मेंटल बोझ ना पड़े, कोई आपको नींद आ जाए रात को। Agree, तो agree. वही यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के साथ लेने का पॉइंट यही था कि नो मैटर व्हाट, वहाँ सिर्फ वाटरलू यूनिवर्सिटी नहीं है, विल्फ्रेड लॉरियर भी वही है, कोनेस्टाको कॉलेज भी वही है, वाटरलू कैंपस, तो वो स्टूडेंट एरिया है, या तो उसकी भी मुझे कोई खास चिंता वहाँ पे नहीं है। इसलिए अभी भी रेंट पे ही है वो? अभी नहीं, अभी तो मैं रह रहा हूँ। अच्छा। कहने का मतलब कि जब तक देखो मैं रह रहा हूँ, ठीक है, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब मैं सपोज कभी इंडिया जाना चाहता हूँ 6 महीनों के लिए, या कहीं और जाना चाहता हूँ, एडमंटन कैलगरी मूव होना चाहता हूँ, तब ये घर बोझ नहीं बनना चाहिए ना। हाँ। सो भाई ने कैसे थोड़ा सोच समझ के स्टेप्स लिए, ठीक है, एकदम हड़बड़ी में स्टेप्स नहीं लिए हुए, वो दिख रहा है आपकी जर्नी से। सो आई थिंक हेल्प करेगा गाइस जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि ये भी स्टूडेंट थे, एंड एज अ स्टूडेंट इनके रिव्यूज जो है वो आई थिंक स्टूडेंट्स को काम आएंगे। भले टाइम चेंज हुआ है बट चीजें तो वैसी ही प्रिंसिपल्स वही हैं, करनी तो वही चीजें पड़ती हैं। अग्री। सो एनी और एडवाइस? बस यार हिसाब से? नहीं, मुझे पता है भाई, चलो वही है, अभी सिचुएशन ठीक है, चेंज हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो तो फैक्ट्स में ही नजर आता है ना, स्टैट्स में ही नजर आता है। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज रही है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो मेरे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरे और कंपनीज के साथ पार्टनरशिप थी, जो मैं साइड पे चीजें करता था, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है, और उसी के कारण मेरी इनकम भी ठीक ठाक रही है थ्रू आउट द जर्नी, राइट। और स्टूडेंट टाइम पे भी, फुल टाइम जॉब के साथ, मतलब पार्ट टाइम जॉब के साथ, एक ऑफ कैंपस जॉब के साथ, ऑन कैंपस, ये जो साइड वाली चीजें हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो फुल टाइम तो जो करना आपने करना ही है, वो तो चलो आपकी आज 70 है, कल को 80-90 हो जाएगी, बट एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना साइड पे, आपके जो खुद के एक साइड वेंचर्स हैं, उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, तो दैट proves to be very lucrative down the line. Agree. एक ही रूल फॉलो कर लो। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी आप कॉफी पीनी टिम होटल से बंद कर दो, या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना बंद कर दो, ठीक है, घूमो फिरो, अपनी लाइफ जियो, बट लोन मत लो। एक इतना सा प्रिंसिपल आप फॉलो कर लोगे ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा 2 फैक्टर्स की वजह से। पहला, आपकी एक पर मंथ जो $1000 आपके जा रहे थे, वो जाने बंद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, जब आपने मॉर्गेज लेने जाना है ना, तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आपकी कार लोन की पेमेंट है, तो आपकी बोरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से आपको मॉर्गेज थोड़ी सी कम मिलती है। बिकॉज ऑफ माय फैमिली सपोर्ट, मेरे पे एजुकेशन लोन भी नहीं था, कार लोन भी नहीं था, तो कोई लोन नहीं था, जिस वजह से शायद ये स्टेप जल्दी हो पाया। ओके, जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते थे भाई से लेने का ट्राई किया है, एंड फ्यूचर में भी भाई के साथ वीडियोस बनाऊंगा मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा, एंड भाई की चैनल चेकआउट कर लेना यार, कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद इनके वीडियोस देखता हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड रियली बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो वीडियोस भाई डालते हैं, एक्सपीरियंस से डालते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच हिज वीडियोस, एंड बाकी बस यही था। हाँ जी, चलो फिर, दैट्स इट, एंड आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।